इतिहास में ना कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 1919 के एक ऐसे ही दिन की। एक ऐसा दिन जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक टर्निंग पॉइंट बना और जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला कर रख दी। सोचिए, ये शब्द उस आदमी के हैं जिसने इस पूरी क्रूरता को अंजाम दिया। ब्रिगेडियर जनरल डायर। मतलब उसका मकसद सिर्फ भीड़ को हटाना नहीं था, नहीं, वो एक नैतिक प्रभाव पैदा करना चाहता था। यानी लोगों के दिलों में ऐसा खौफ, ऐसा डर बिठाना कि वो फिर कभी सिर उठाने की हिम्मत ही ना कर सकें। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये एक घटना इतनी बड़ी कैसे बन गई, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 1919 से पहले के भारत में देखिए, उस वक्त आज़ादी की लड़ाई का चेहरा बिल्कुल अलग था। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जैसे बड़े नेता भी ब्रिटिश राज के अंदर ही और अधिकार और स्वायत्तता की उम्मीद कर रहे थे। उस दौर में ना ज्यादातर लोगों का लक्ष्य टोटल इंडिपेंडेंस यानी पूरी आज़ादी नहीं था। वो बस शासन में ज्यादा हिस्सेदारी चाहते थे, सुधार चाहते थे। उन्हें लगता था कि अगर वो साम्राज्य के वफादार रहेंगे तो उन्हें इनाम में स्वशासन मिल जाएगा। एक उम्मीद थी। तो माहौल तेजी से कैसे बिगड़ा, चलिए देखते हैं। पहले तो आया दमनकारी रॉलेट एक्ट, फिर अमृतसर के दो बड़े राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बस इन घटनाओं ने लोगों के गुस्से को एकदम भड़का दिया और इसी गुस्से के बीच जलियांवाला बाग में एक सभा रखने का फैसला हुआ। और फिर वो दिन आ ही गया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का त्योहार था। हजारों लोग शांति से बस त्योहार मनाने इकट्ठा हुए थे। लेकिन उनमें से बहुतों को यह पता ही नहीं था कि शहर में पब्लिक मीटिंग्स पर बैन लगा हुआ है और यही बेखबरी उनकी मौत की वजह बन गई। करीब 20,000 लोग, सोचिए, 20,000 निहत्थे लोग, जिसमें औरतें थीं, बच्चे थे, सब थे। एक शांतिपूर्ण सभा जो बस कुछ ही पलों में एक खौफनाक मंजर में बदलने वाली थी। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी, एक ठंडे दिमाग से बनाई गई योजना थी। इसे दंगा कंट्रोल करना तो कह ही नहीं सकते। जनरल डायर ने अपनी टुकड़ियों के साथ आकर बाग से निकलने का जो इकलौता बड़ा रास्ता था उसे ही ब्लॉक कर दिया। लोगों को एक पिंजरे में फंसा लिया गया था। सिर्फ 10 मिनट, सोचकर देखिए, बस 10 मिनट तक लगातार बिना किसी वार्निंग के उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलती रहीं। उन 10 मिनटों ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। और कितनी गोलियां चलीं? 1650, 1650 राउंड्स फायर किए गए। तब तक गोलियां बरसाई गईं जब तक कि सैनिकों की गोलियां ही लगभग खत्म नहीं हो गई। तो फिर कितने लोग मारे गए? देखिए, यहीं पर कहानी और भी धुंधली हो जाती है। ब्रिटिश सरकार की ऑफिशियल रिपोर्ट कहती हैं 379 मौतें, लेकिन दूसरे अनुमान वो हजारों में हैं। ये जो इतना बड़ा फर्क है ना आंकड़ों में, ये साफ दिखाता है कि सच को दबाने की कितनी कोशिश हुई। साम्राज्य अपनी छवि बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इस नरसंहार के बाद भारत की आज़ादी की लड़ाई का डीएनए ही बदल गया। जो आंदोलन पहले सहयोग और सुधार की बात करता था, अब वो सीधे सीधे प्रतिरोध की लड़ाई बन चुका था। और जुल्म सिर्फ गोलियों पर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद जो हुआ वो शायद और भी ज्यादा अपमानजनक था। डायरकी यानी ऐसे मार्शल लॉ नियम बनाए गए जिनका मकसद ही भारतीयों को जलील करना था। सोचिए, लोगों को उन गलियों में पेट के बल रेंगने पर मजबूर किया गया जहां वो कभी शान से चलते थे। इस अपमान ने गुस्से की आग में घी का काम किया। और इसका सबसे बड़ा असर पड़ा महात्मा गांधी की सोच पर। जो गांधी प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का साथ दे रहे थे इस उम्मीद में कि हमें स्वायत्तता मिलेगी, अब वही गांधी पूरी तरह बदल चुके थे। वो समझ गए थे कि अब भारत को पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी मंजूर नहीं होना चाहिए। यहीं से असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी। ये गुस्सा सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं था, ये पूरे देश में फैल गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपना नाइटहुड लौटा दिया। महात्मा गांधी ने अपना कैसरे हिंद मेडल वापस कर दिया। जो भारतीय मिडिल क्लास ब्रिटिश न्याय में यकीन करती थी उसका भ्रम टूट गया। और तो और क्रांतिकारी समूहों को और ज्यादा समर्थन मिलने लगा। इस नरसंहार ने एक पूरी की पूरी पीढ़ी को रेडिकलाइज कर दिया। और इसी का एक जीता जागता उदाहरण थे उधम सिंह। वो उस दिन वहीं मौजूद थे, एक युवा गवाह। उन्होंने कसम खाई कि वो इस नरसंहार का बदला लेंगे। और सालों बाद उन्होंने लंदन जाके माइकल ओडायर की हत्या करके अपना बदला पूरा किया। अब बात करते हैं इसके दूरगामी राजनीतिक असर की, क्योंकि ब्रिटेन ने जिस तरह इस घटना को हैंडल किया उससे भारत पर राज करने का उसका जो नैतिक अधिकार था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। अच्छा, तो जांच के लिए एक ऑफिशियल कमेटी बनाई गई, हंटर कमीशन।
ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से न्याय देने की एक कोशिश थी, या कहिए एक दिखावा था। सबकी नज़रें इस पर थी कि क्या ब्रिटिश साम्राज्य अपने ही एक अफसर को उसके किए की सजा देगा। लेकिन हुआ क्या? कमीशन ने डायर के काम की निंदा तो की, पर कोई सजा नहीं दी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसे बस नौकरी से निकाल दिया गया। इस फैसले ने एक बात साफ कर दी कि साम्राज्य की नज़रों में एक भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं थी। और इसी के साथ ब्रिटिश निष्पक्षता और सम्मान का जो एक मिथक था, वो हमेशा के लिए टूट गया। ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा झटका था। उन्होंने सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास खो दिया। तो इस नरसंहार ने पूरे संघर्ष का गोल ही बदल दिया। अब मांग सिर्फ प्रशासनिक सुधारों की नहीं, अब मांग थी भारत की ब्रिटिश शासन से पूरी और अंतिम मुक्ति की। आज भी जलियांवाला बाग सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, ये एक जख्म है और एक प्रतीक भी। चलिए देखते हैं कि इस बाग को और इस दिन को कैसे याद रखा जाता है। ये जगह घटना के तुरंत बाद ही एक राष्ट्रीय तीर्थ स्थल जैसी बन गई। 1961 में यहां स्वतंत्रता की लॉ नाम का एक नेशनल मेमोरियल भी बनाया गया। ये आज भी भारत ब्रिटेन के रिश्तों पर एक स्थायी घाव की तरह है और हमें हमेशा याद दिलाता है कि औपनिवेशिक क्रूरता क्या होती है और आज़ादी कितनी कीमती चीज़ है। तो आखिर में एक सवाल बचता है कि कैसे सिर्फ एक दिन की हिंसा एक पूरे साम्राज्य की नैतिक नींव को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। जलियांवाला बाग की कहानी शायद यही सिखाती है कि गोलियां सिर्फ जिस्मों को नहीं मारती, वो विश्वास को भी मार देती हैं। और जब विश्वास मर जाता है तो कोई भी साम्राज्य ज्यादा दिन टिक नहीं सकता।